नमस्कार दोस्तों, मैं अजय मिश्रा आपके अपने ऑनलाइन संस्थान CIS कंपटीशन कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको GS के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ाऊंगा। साथियों, यह GS का एक ऐसा भाग है कि इसमें आपको बड़ी से बड़ी परीक्षाओं से लेकर के छोटी सी छोटी परीक्षाओं तक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो साथियों, आइए हम फिर चर्चा करते हैं कि हमारा संविधान क्या है, इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या रही और इसके निर्माण में किन किन लोगों का योगदान रहा। तो साथियों, आइए हम देखते हैं कि हमारा भारतीय संविधान, सबसे पहले तो हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि संविधान क्या है। तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो कि नियमों और सिद्धांतों से भरा पड़ा हुआ है। वास्तव में यह नियम और सिद्धांत हमारे देश को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा इस संविधान का निर्माण किया गया। तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है उन नियमों और सिद्धांतों का जिसके आधार पर कोई देश अथवा संगठन अपने कार्यों का संचालन करता है। तो दोस्तों, उसी तरह हमारा भारतीय संविधान भी एक लिखित संविधान है। और साथ में आप यह जानिए कि भारतीय संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखित संविधान तो और भी देशों के हैं। कहने का मतलब, सर्वप्रथम अगर कहा जाता है कि कहाँ का लिखित संविधान है, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का। सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में ही लिखित संविधान की परंपरा पड़ी और चली। दोस्तों, जिस संविधान से सबसे अधिक हमारा संविधान प्रभावित है, जिसको हम ब्रिटेन का संविधान कहते हैं, वह अपने आप में लिखित नहीं है। ब्रिटेन का संविधान लिखित न होकर परंपराओं पर आधारित संविधान है, जबकि भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान आखिर हमारा कैसे बना, किस प्रकार बना। इसके लिए दोस्तों हमें थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाने की ज़रूरत है। 16वीं शताब्दी में ब्रिटेन की महारानी, जिनका नाम आपने सुना होगा, एलिजाबेथ प्रथम था, उन्होंने एक चार्टर के द्वारा एक कंपनी का गठन किया जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और यह कंपनी जो है पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए पूर्वी देश में गई, जिसमें भारत भी हमारा है, भारत में भी आई। तो साथियों, आपने ये सुना होगा कि हमारा भारत देश 150 से 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। वास्तव में अंग्रेज़ों का गुलाम किस प्रकार रहा, यह कहानी ईस्ट इंडिया कंपनी से ही जुड़ती है। यह ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ आई 16वीं शताब्दी में, और यहाँ आकर के एक व्यापारिक कंपनी के रूप में अपनी शुरुआत करने के पश्चात धीरे धीरे वो यहाँ के सत्ता प्रतिष्ठानों पे काबिज होने लगी। और 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद और बक्सर के युद्ध जो कि 1764 को हुआ, जीत लेने के बाद अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे यहाँ पर अपने शासन के शिकंजे को कसना शुरू किया। इस शासन को बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के नियम अधिनियम सामने लाए गए, जो कालांतर में भारतीय संवैधानिक विकास की सीढ़ियों के संदर्भ में जाने जाते हैं। तो दोस्तों, हम आइए यहाँ चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान, जिसका निर्माण संविधान निर्मात्री सभा द्वारा किया गया, उस संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ और अंग्रेज़ों ने किस प्रकार भारतीयों को उनके अपने मन के संविधान के निर्माण के लिए तैयार किया या उनको मौका दिया।
तो दोस्तों इस संदर्भ में यदि हम आपसे बताना चाहेंगे कि 1946 में एक कैबिनेट मिशन का गठन किया गया और इस कैबिनेट मिशन को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप हिंदुस्तान जाइए और वहाँ की वर्तमान परिस्थितियों का अध्ययन करिए और वहाँ के बुद्धिजीवों से मिल कर के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। दोस्तों इस संविधान कैबिनेट मिशन जिसका गठन 1946 में किया गया, जब यह यहाँ भारत आए तो इसने संविधान सभा के निर्माण के लिए अपनी संतुष्टि को सरकार के पास प्रेषित किया। तो सरकार द्वारा यह बात यहाँ के नेताओं से बताई गई, कही गई कि भाई आप लोग अपने संविधान को स्वतः बनाना चाहते हैं तो इस समिति के द्वारा, कैबिनेट मिशन की समिति जिसे हम मंत्रिमंडलीय समिति भी कहते हैं, के द्वारा जो सिफारिशें की गई उसी के आधार पर संविधान सभा का चुनाव 1946 में किया गया। तो दोस्तों यहाँ हम ये लिखते हैं कि संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। तो वास्तव में इसका गठन कैसे किया गया? इसका गठन वर्तमान में आप देखते हैं कि जिस प्रकार राज्यसभा का चुनाव आयोजित किया जाता है, ये आपके लोकसभा के आम चुनाव नहीं, अप्रत्यक्ष मत पर अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा ये संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया और इसके जो मतदाता थे वो प्रति 10 लाख की जनसंख्या पे चुने गए जो प्रतिनिधि थे उन्होंने वोट डाला। यह प्रत्यक्ष मतदान नहीं था दोस्तों, अर्थात संविधान सभा का जो गठन हुआ वह अप्रत्यक्ष तरीके से, अप्रत्यक्ष रीति से किया गया। तो हम ये देखते हैं कि 1946 में संविधान सभा का गठन हो जाता है। संविधान सभा के गठन के उपरांत संविधान की कार्यवाही, पहली कार्यवाही अगर हम देखें तो वो 9 दिसंबर 1946 को शुरू होती है, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी 2 दिन के उपरांत ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कि आगे चल के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। तो इस तरह आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। यदि अस्थायी और स्थायी नहीं देता है तो वहाँ यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हम किसको मारें। तो वहाँ आपको प्रथम सदस्य के रूप में सच्चिदानंद को ही मारना चाहिए, क्योंकि वास्तव में प्रथम सदस्य तो वही बनाए गए, अध्यक्ष वही बनाए गए जो राजेंद्र प्रसाद जी थे। इनको 2 दिनों के पश्चात स्थायी सदस्य बनाया गया। इसलिए राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय संविधान सभा के पहले स्थायी सदस्य हुए। तो साथियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि 11 दिसंबर 1946 को जब राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, उसके उपरांत संविधान सभा की कार्यवाही संविधान निर्माण के लिए शुरू होती है। तो साथियों, यहाँ हम ये जानेंगे कि संविधान सभा का गठन जब 1946 में हो जाता है तो उसके बाद जो 389 सदस्य संविधान सभा के थे, इन सदस्यों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपको संविधान का निर्माण करना है।
तो इन सदस्यों को 15 समितियों में विभाजित कर दिया गया और सभी समितियों को संविधान निर्माण के संदर्भ में अलग अलग कार्य सौंपे गए। तो दोस्तों यहाँ हम यह जानेंगे कि संविधान सभा का गठन होने के पश्चात 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा में लाया जाता है और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के भारत की प्रस्तावना या उद्देशिका के रूप में जाना जाता है। वास्तव में इस उद्देश्य प्रस्ताव में था क्या? इस उद्देश्य प्रस्ताव में वास्तव में नेहरू जी ने अपने सपनों के भारत या कहा जाए संविधान निर्माती सभा के जो सदस्य थे उनके सपनों के भारत की रूपरेखा इस उद्देश्य प्रस्ताव में रखा इन्होंने। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को रखने के बाद 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है और संविधान निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो देखा जाए तो 13 दिसंबर 1946 को जिस उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू जी द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, उसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर संविधान के प्रारूप का गठन किया गया। संविधान कैसा होगा और इस प्रारूप को बनाने वाले थे BN राव। आप ये नाम याद रखिएगा, चूँकि BN राव को ही भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। भारतीय संविधान के शिल्पकार हैं, संविधान के शिल्पकार हैं। और कभी भी अगर यह प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान के शिल्पकार कौन हैं, तो वो आपके BN राव जी हैं। क्योंकि भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार करने की जिम्मेदारी इन्हीं की थी, अतः इन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, आप ये कभी भी कंफ्यूज न करिएगा कि भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया। भारतीय संविधान का प्रारूप BN राव जी ने ही तैयार किया और भारतीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिनको आप जानते हैं। तो यदि कभी प्रश्न यह पूछता है भारतीय संविधान के जनक और पिता कौन हैं, तो वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। और वहीं यदि यह पूछता है कि भारतीय संविधान के शिल्पकार कौन हैं, तो वो BN राव जी हैं। इनका पूरा नाम बेनेगल नरगिस राव है। तो साथियों, इस प्रकार देखा जाता है कि प्रारूप समिति, जिसको कि ड्राफ्टिंग कमेटी कहा गया, कि हमारा संविधान का प्रारूप कैसा होगा और कैसा नहीं होगा, इसके लिए BN राव द्वारा प्रस्तुत प्रारूप का परीक्षण ये प्रारूप समिति द्वारा किया गया, जिसके सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, समिति के जो अध्यक्ष हैं कि अध्यक्ष वो जो है BR अंबेडकर जी थे, बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे। तो दोस्तों, यह प्रश्न बहुत अधिक पूछता है छोटी परीक्षाओं में कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। परंतु दोस्तों, आप ये जरूर जानिए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो जो है कि BR अंबेडकर जी थे, परंतु प्रारूप समिति के जो
प्रारूप बनाने वाले, संविधान के जो है कि प्रारूप का निर्माण करने वाले वो आपके BN राव जी हैं। तो आइए दोस्तों फिर हम आगे चर्चा करते हैं कि हमारा संविधान किस प्रकार जो है वर्तमान में अपने स्वरूप में हमारे सामने आया, जो कि आज भी अपने निर्माण की प्रक्रिया में है। दोस्तों, आपने देखा कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया को 1946 में जिस संविधान सभा द्वारा शुरू किया गया था, उसके द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन पश्चात जो है संविधान का निर्माण पूरी तरीके से 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हुआ। कहने का आशय ये है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही पूरी तरह से बन गया और उसी दिन ही 15 अनुच्छेद इसके लागू भी कर दिए गए थे। उसी दिन 15 अनुच्छेद इसके लागू भी कर दिए गए, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब संविधान पूरी तरीके से लागू किया गया, उसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और पूरी तरह से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो साथियों, जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बना, वह संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू किया गया। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि हमारा भारतीय संविधान कब पूर्ण रूप से बन के तैयार हुआ, तो वहाँ आप 26 नवंबर 1949 को मानेंगे। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं कि इस भारतीय संविधान को बनाने में किन किन समितियों ने, कितनी समितियों का गठन किया गया जिसने भारतीय संविधान के निर्माण में अपना योगदान दिया। दोस्तों, हम यह जानते हैं कि जब संविधान सभा का निर्माण किया गया तो उस समय हमारी पहली बार जब किया गया था तो देश का बंटवारा नहीं हुआ था। जब देश का बंटवारा हो गया तो संविधान सभा फिर से उसका दोबारा गठन किया गया, तो उस समय हमारे यहाँ संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 न होकर के 292 हो गई। और जिस दिन संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ, उस दिन जिन सदस्यों ने इस पे सिग्नेचर किए उनकी सदस्य संख्या 284 थी। तो आपको यह सब जानना जरूरी है, क्योंकि यह प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रायः पूछा जाता है कि संविधान पर हस्ताक्षर जो है वो कितने सदस्यों ने किया। तो 284 सदस्यों ने 26 नवंबर 1949 को इस पे हस्ताक्षर किए। तो साथियों, और साथ में यह भी आपको जानना जरूरी है कि संविधान सभा में कितनी महिलाओं का चयन हुआ। तो संविधान सभा में 15 महिलाओं का चयन किया गया था, जो वास्तव में सिग्नेचर, जो संविधान सभा का जो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हुआ, उस पर सिग्नेचर करने वाली महिलाओं की अगर संख्या देखी जाए तो वो 8 है। तो यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस दृष्टिकोण से इसको जानिए। तो साथियों, आप देखते हैं कि हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह बना, 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू हुआ और उसी दिन हम पूरी तरह गणतंत्र बन गए। तो अब आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें एक जो है कि गणतंत्र बनने में हमारे
जो है कि गणतंत्र बनने में हमको लाभ देती हैं या हम योगदान पहुंचाती हैं। सर्वप्रथम तो यह कहा जाता है कि गणतंत्र किसे कहा जाता है, आप यह जानिए। तो गणतंत्र उस व्यवस्था को कहा जाता है, उस व्यवस्था के अंतर्गत आता है जिसमें जो सरकार, जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, वह वंशानुगत न हो करके एक चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। जैसे आप ब्रिटेन में देखते हैं, वहाँ का राजा जो है, वहाँ का राजा जो है वो जो है कि वंशानुगत होता है, वंशानुगत होता है, और जो है कि वो चुना हुआ नहीं होता है। पर हमारे यहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वह एक चुना हुआ होता है। इसलिए हमारा देश गणतंत्र देश है और ब्रिटेन एक गणतंत्र नहीं है, वहाँ राजतंत्र है। इसलिए दोस्तों आप यह जानिए कि गणतंत्र से आशय जिस राज्य का जो प्रमुख होता है वह चुना हुआ या चयनित हो तो वह गणतंत्र होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं दोस्तों कि जो 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र होने के बाद हमारी जो प्रक्रिया आगे बढ़ी वह कहीं न कहीं 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान के लागू हो जाने के बाद पूर्ण होती है। तो साथियों आज हम आपको इतना ही बताएंगे कि हमारा देश गणतंत्र कैसे बना, और अपनी बातों को हम इस पे समाप्त करते हैं और आपसे चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में बताएं। और आने वाले दिनों में हम इससे अच्छी वीडियो डाल के आपको ढेरों जानकारी प्राप्त कराएंगे, ताकि आप जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न आए उसको आसानी से कर सकें।